चलिए अब देखने वाले हैं ना कि पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पोषण या पोषणता के आधार पर कितने बिंदु हो गए थे? 4। ये आपका 5वां बिंदु हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा पहले कि पोषणता के आधार पर जो आपके जीवाणु हैं वो जीवाणु 2 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं हम लोग रसायन परपोषी और दूसरे को नाम दिया जाता है प्रकाश संश्लेषी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक को नाम दिया हमने रसायन परपोषी और दूसरे को नाम दिया है प्रकाश संश्लेषी। अब ये जो रसायन परपोषी है, इसमें से रसायन तो चलो ठीक है, इस परपोषी का मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर परपोषी हम उसे कहते हैं जो अपने पोषण के लिए, बिल्कुल पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर किस पर निर्भर है ये? तो देखो नाम में ही क्या आ रहा है? रसायन। यानी कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? रसायनों का सेवन करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि रसायनों से पोषण प्राप्त करता है। इससे जुड़ी हुई ना एक कहानी है जो आपके 12th क्लास में आएगी इवोल्यूशन में, कि जब इवोल्यूशन हुआ तो लगभग आज से 450 करोड़ वर्ष पहले हमारे पृथ्वी का विकास हुआ। यानी कि पृथ्वी जो हमारी बनी है आज से कब बनी है? 450 करोड़ वर्ष पहले बनी है। फिर एक बात आता है कि क्या पृथ्वी के बनते के साथ पृथ्वी पर जीवन आ गया था क्या? नहीं, पृथ्वी बनी है 450 करोड़ वर्ष पहले, आज की तुलना की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर लगभग आज से 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन आया। तो जीवन का आधार क्या है? कैसे कहेंगे कि यहां पे जीवन है? बोलो। एक चीज ही इसका पहचान है जिसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य। अगर कोशिका में जीव द्रव्य मिल रहा है मतलब कोशिका क्या है? जिंदा है। अब सवाल आता है कि सर कोशिका द्रव्य तो सुना है, जीव द्रव्य क्या है? कुछ नहीं है विशेष। देखो सर, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। और अगर किसी कोशिका में आपको कोशिका झिल्ली दिख रही है, कोशिका द्रव्य दिख रहा है, उसका केंद्रक दिख रहा है, तो कह देना क्या कि सर जीव द्रव्य उपस्थित है, मतलब कि कोशिका क्या है? जीवित है। ठीक है, अब जब कोशिका जीवित है तो इसका एक सबसे मुख्य लक्षण क्या होगा? सर ये कोशिका जनन करेगी। जनन करेगी मतलब सर एक कोशिका है, एक से कितनी कोशिका हो जाएगी? 2 कोशिका हो जाएगी। इसको कहते हैं जीवन। समझ में आया? ये लक्षण किसके लिए है? जीवित होने के लिए। अब उसके अंदर जीवन है कि नहीं है ये प्रदर्शित करता है। अगर वो जनन कर रहा है इसका मतलब उसमें जीवन है। सर हुआ क्या है यहाँ पे कि जो जीवाणु आए हैं इसको इवोल्यूशन से भी दूर रखिएगा। जब अगर ज्यादा जानना होगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको इवोल्यूशन, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। फिर सीधा सीधा हमने कहा कि सर जो बैक्टीरिया बने हैं वो कितने तरह के बैक्टीरिया है हमारे पास? 2 तरह के बैक्टीरिया। एक ऐसे जिनको हमने नाम दिया रसायन परपोषी, मतलब कि ये अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर है? रसायनों पर निर्भर है। सीधा सीधा खत्म। दूसरा एक है प्रकाश संश्लेषी, मतलब कि सर ये क्या करते होंगे? प्रकाश संश्लेषण करते होंगे। अब प्रकाश संश्लेषण करने वाले भी 2 लोग थे। ठीक है, एक जो था, या फिर एग्जाम्पल लिख लेते पहले इसका। रसायन परपोषी का एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा।
नाइट्रोजन बैक्टीरिया, या फिर इसको और थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। इनको बांटे क्या 2 भाग में, समझ लेंगे ना। देखिएगा पहले अभी प्रकाश संश्लेषी को दूर करते हैं, पहले इसी के 2 भाग है, इसको समझ लेते हैं कि रसायन परपोषी जो थे, एक बने रसायन, इसको और थोड़ा सा सुंदर करते हैं, रसायन पोषी करते हैं, कि रसायन से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, और रसायन पोषी भी 2 प्रकार के, एक जिनको कह देते हैं रसायन परपोषी, और दूसरे को नाम देते हैं रसायन स्वपोषी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या बोला कि सर बैक्टीरिया जो है रसायन पोषी, यानी कि रसायनों से अपना पोषण प्राप्त करेगी। अब ये है 2 प्रकार के, एक को नाम दे दिया रसायन परपोषी, मतलब कि सर ये रसायन को ही खा जाएगा, काम खत्म। दूसरा क्या है, रसायन स्वपोषी। अब इसका मतलब क्या होगा कि सर रसायन का इस्तेमाल करेगा ये, और रसायन के प्रयोग से क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा या अपना भोजन निर्माण करेगा अपने बॉडी में। जैसे पौधे को देखते हो, पौधा क्या करता है कि सर बहुत सारा केमिकल का इस्तेमाल करता है, और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण करने वाले अलग हैं। 2 ही चीजें हमने इसमें बात किया कि सर रसायन पोषी है, रसायन पोषी 2 प्रकार के, एक जो केमिकल को पूरा खा के खत्म कर देगा वहां से, और एक ऐसा होगा जो केमिकल का यूज तो करेगा लेकिन उसके यूज से अपने अंदर खाना बना लेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हो गए। दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या समझ में आया कि सर अगर एक पानी है, इसमें बहुत सारा केमिकल मिल रहा है, जैसे CH4, HCN, है ना, उसके बाद C6, H12, O6, ऐसे बहुत सारे केमिकल मिल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डाल दिया हमने कुछ बैक्टीरिया को, जिसमें से सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, रसायन पोषी है। रसायन पोषी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब मान लिया जाए कि सर इसमें से फिलहाल तीनों को कह देते हैं कि कैसे हैं, रसायन परपोषी हैं। क्या करेगा, तो सारा का सारा केमिकल खा करके यहां से खत्म कर देगा। एक तो वो कंडीशन। दूसरा क्या है कि सर रसायन स्वपोषी है, यानी कि ये क्या करेंगे, खा के खत्म नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और अपना भोजन बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाते। अब देखो दोनों में अंतर समझ में आया। क्या हुआ कि सर एक रसायन का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा रसायन का पूरा इस्तेमाल नहीं करता, बस इतना सा अंतर होता है इसमें। अब एक और है कौन, प्रकाश संश्लेषी है। अब प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या करेगा सर, ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर इसको और डिटेल में देखोगे तो देखो कि सर प्रकाश संश्लेषी भी 2 प्रकार के आए थे, ठीक है। एक को नाम देते हैं हम लोग सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग साइनो बैक्टीरिया। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। सर सल्फर बैक्टीरिया ने भी प्रकाश संश्लेषण किया, साइनो बैक्टीरिया ने भी प्रकाश संश्लेषण किया, इसीलिए इनको क्या बोला हमने, प्रकाश संश्लेषी। अब दोनों ने प्रकाश संश्लेषण किया तो फिर दोनों को अलग क्यों किया हमने, दोनों को नाम अलग क्यों दिया, ठीक है। तो सुनना ध्यान से कि हम जब प्रकाश संश्लेषण कराते हैं किसी पादप का, किसी को इक्वेशन याद है क्या प्रकाश संश्लेषण का, बताइएगा जरा इक्वेशन क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का। किसने बोला था, हाँ अभी, हाँ बोलिए, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन बोलिए। इक्वेशन माने परिभाषा होता है, रासायनिक सूत्र बोलते हैं उसको। किसी को नहीं याद है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 6CO2 12H2O
उसके बाद हमें चाहिए सर वर्णक के रूप में क्लोरोफिल, और उसके बाद क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्या बनेगा प्रोडक्ट, C6H12O6, और क्या बनेगा H2O, और कुछ बनेगा क्या सर, ऑक्सीजन मुक्त होगा यहां से। चलो अब ये इक्वेशन में ना जरा कुछ बातें गौर करिएगा। तो सर इक्वेशन में क्या लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लगा, जल, ठीक है। और अंतिम उत्पाद क्या है सर, ग्लूकोज है, और यहां से ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो सल्फर बैक्टीरिया था ना, इसने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तो किया, लेकिन पानी के जगह पे किसका इस्तेमाल किया था, सल्फर का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सल्फर बैक्टीरिया। अब प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या कहता है कि क्या निकलना चाहिए, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन कब निकलेगा, जब हम H2O का इस्तेमाल करेंगे तब। इसने किसका इस्तेमाल किया था, सल्फर का, तो क्या बाहर निकलेगा, सल्फर बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी इस पे मत जाइएगा, बस आपको केवल समझाना था। तो सल्फर बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जिसने प्रकाश संश्लेषण तो किया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन के जगह पे क्या मुक्त किया था, सल्फर मुक्त किया था, ठीक है। ये सल्फर यहां से मुक्त करेगा। ये पता है हमारे दुनिया में सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण करने वाला यही है, सल्फर बैक्टीरिया। बस हुआ क्या था कि सर ऑक्सीजन नहीं बना था यहां से, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं बना, तो हमारी पृथ्वी पर उस समय ऑक्सीजन नहीं था। जब ये बैक्टीरिया आए थे, बैक्टीरिया में भी सबसे पहले कौन आया, सल्फर बैक्टीरिया पहले, हालांकि आधे बैक्टीरिया का एक पार्ट है ये, सल्फर बैक्टीरिया आया। सल्फर बैक्टीरिया ने क्या किया सर, सल्फर का इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, और सल्फर को ही मुक्त कर दिया। यानी कि आधे देखिए, जो पहले आया उसको कहे आधे, जो बाद में आया उसको क्या बोला, यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से आधे बैक्टीरिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनमें विकास होता गया, तो हम क्या चल रहे हैं सर, ये विकास चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। अभी किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, आधे बैक्टीरिया को। आधे बैक्टीरिया में क्या देखा सर, सल्फर बैक्टीरिया आया, फिर आगे चल के कौन आया, साइनो बैक्टीरिया, वो किसमें चला जाएगा, यू बैक्टीरिया में। तो ये इवोल्यूशन चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब कि हर एक कोई एक दूसरे से क्या होता है, बेहतर होता है। आप अपने माता पिता से बेहतर है, आपकी अगली पीढ़ी आपसे बेहतर होगी, ठीक है। उनकी अगली जो पीढ़ी आएगी उनसे बेहतर होगी, तो अगला आने वाला जो होता है वो क्या होता है, पिछले वाले से बेहतर होता है। देखो अब सल्फर बैक्टीरिया ने सल्फर का इस्तेमाल किया, प्रकाश संश्लेषण किया, मुक्त करना था ऑक्सीजन, लेकिन क्या मुक्त किया इसने, सल्फर। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला प्रकाश संश्लेषण किसने किया था, सल्फर बैक्टीरिया ने। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब अगर इवोल्यूशन से अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे उस समय कुछ नहीं था, पृथ्वी पर ऑक्सीजन तक नहीं था। ऑक्सीजन बनाएगा कौन, ऑक्सीजन बनाएगा कौन सर, ऑक्सीजन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। और अभी देखो तो कैसा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, सल्फर वाला प्रकाश संश्लेषण है, तो क्या निकलेगा यहाँ से, सल्फर निकलेगा। ऑक्सीजन का तो कोई नामो निशान नहीं है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। अभी सल्फर बैक्टीरिया से आगे और डेवलपमेंट हुआ, और किसका निर्माण हुआ, साइनो बैक्टीरिया का। साइनो बैक्टीरिया में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और साइनो बैक्टीरिया ने ऐसा प्रकाश संश्लेषण किया जहां से क्या निकल गया, ऑक्सीजन। यानी कि अगर हमारा निर्माण हुआ है ना, हम आज अगर पृथ्वी पर है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, साइनो बैक्टीरिया। सोचो अगर साइनो बैक्टीरिया ना होता, हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, ओजोन नहीं होता, कोई भी जीव यहाँ पर नहीं होता। आप कहोगे सर ऑक्सीजन का ओजोन से क्या लेना देना है, तो देखो एक ऑक्सीजन का क्या अणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के क्या बनता है, O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन बनने के बाद ही किसका निर्माण हुआ, ओजोन का। बस यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखिएगा सर, सल्फर बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को एक और नाम देते हैं हम लोग BGA, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या तो एक और ना हिंदी में कहते हैं इसको नील हरित शैवाल, ठीक है। चलो, दो तरह के बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करते, एक ऐसा जो सल्फर का इस्तेमाल किया और सल्फर को मुक्त किया, और दूसरा साइनो बैक्टीरिया, ये जल का इस्तेमाल करेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। डन, ये दो प्रकार के। और क्या क्या देखा इससे पहले सर, एक तो प्रकाश संश्लेषी देखा, और दूसरे क्या देखा था इससे पहले,
रसायन संश्लेषी कह सकते हैं उसको, सॉरी रसायन पोषी, रसायन पोषी। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि सर ये दोनों एक तरीके से क्या है, स्वपोषी। ये दोनों एक तरीके से स्वपोषी हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो अपने लिए कर रहे हैं ये, ठीक है, इसलिए इन दोनों को किसमें रखते हैं, स्वपोषी के अंतर्गत रखते हैं। एक है जो रसायन का इस्तेमाल कर रहा है, चलो ठीक है, अपना पोषण तो प्राप्त कर रहा है ना अपने से, फुल्ली किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसमें आ जाएंगे, स्वपोषी में। एक आएगा और परपोषी। बेटा इसको कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा देखिएगा, बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैंने पहले ही बोला था आप लोग को, हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पता है ना क्या करना है, देखो एक आएगा परपोषी, देखिए परपोषी में दो प्रकार के होते हैं ये भी। एक होता है मृतोपजीवी और दूसरे होते हैं परजीवी। क्या बच्चा बता रहे, एक मिनट। इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स और इनको कहा जाता है पैरासाइट या पैरासाइट। पूछिए क्या पूछ रहे थे। पर हाँ, परपोषी के प्रकार कह सकते हो कि परपोषी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो मृतोपजीवी है और एक जो परजीवी है। जैसे हमने क्या देखा कि सर स्वपोषी में दो प्रकार देखे हमने, एक ऐसे स्वपोषी जो रसायन पोषी थे, मतलब रसायनों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे, और एक ऐसे थे जो प्रकाश संश्लेषी थे। तो रसायन पोषी में भी हमने दो प्रकार देखा, एक जो रसायन को खा जा रहा था, एक जो रसायन के इस्तेमाल से अपना भोजन बना रहा था, हो गया। फिर कहा कि प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी भी दो प्रकार के देखा। पहला जिसने ऐसा प्रकाश संश्लेषण किया जिसमें सल्फर का इस्तेमाल किया, सल्फर को ही बाहर निकाला। दूसरा एक ऐसा हमने देखा प्रकाश संश्लेषण जिसमें जल का इस्तेमाल किया और ऑक्सीजन को बाहर निकाला। ये चारों को मिला के हम कहते हैं कि सर वो लोग कैसे हैं, स्वपोषी है। अब एक है सर परपोषी। परपोषी मतलब पूरी तरीके से निर्भर रहेगा किसी ना किसी पर, जिसमें से पहला है कौन आपका मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी। अब मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो मृत या सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि भाई एकदम डेड पार्टिकल से, मरे हुए चीजों से क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। जैसे कहीं पर देखना कि चूहा वगैरह मर गया कहीं पे अगर सपोज, तो वहां पर जरा गौर करिएगा तो सर उसके कीड़े लग जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं सर, मृत पदार्थ को खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मृतोपजीवी। सर दूसरे हैं पैरासाइट या परजीवी। ये एक ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या उसके अंदर रहकर पोषण प्राप्त करेगा। परजीवी समझते हो कि सर परजीवी एक ऐसा जीव होता है जो किसी दूसरे जीव पर या तो उसके अंदर रह करके पोषण को प्राप्त करेगा। जैसे क्या आपके शरीर पर सिर के ऊपर वो जू बोलते हैं ना, ठीक है, तो जू रहती है, ठीक है, वो क्या है सर, परजीवी है। वो आपके शरीर के ऊपर रह रही है और ऊपर रह करके क्या प्राप्त कर रही है, पोषण प्राप्त कर रही है। वो एक प्रकार का परजीवी है। क्या हमारे पेट में भी कीड़े हो जाते हैं क्या, वो भी क्या एक प्रकार का परजीवी है। तो परजीवी का मतलब कि या तो शरीर के ऊपर रहेगा या तो शरीर के अंदर रहेगा, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। एक और क्या थे, मृतोपजीवी। सर ये सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। डन। ये था सर की पोषणता के आधार पे जीवाणु कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो अभी तक हमने जीवाणु से संबंधित कुछ कुछ बातें देखी। अब स्पेशली स्टार्ट करते हैं आपका आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु 2-3 गया, उसको पढ़ के यहीं पे खत्म कर लेने वाले। आद्य जीवाणु मतलब आद्य बैक्टीरिया।
आद्य जीवाणु, इनको आद्य जीवाणु कह लो, आद्य बैक्टीरिया कह लो, या तो फिर एक और नाम होता है इनका आर्की बैक्टीरिया। नाम बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बस ध्यान में रखना है कि कौन क्या है, ठीक है। अब आद्य बैक्टीरिया किसको कहोगे? जब सबसे ज्यादा प्राचीनतम होगा, जो सबसे पहले आया होगा, उनको क्या बोलते हैं? आद्य जीवाणु या आद्य बैक्टीरिया। इसके साथ साथ हमने कुछ दिनों पहले, या शायद आई थिंक कल, हमने कुछ बातें बताई थी किसके बारे में? आद्य जीवाणु के बारे में, कि ये विषम से विषम परिस्थिति में भी रह सकते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला मिथेनोजन। अच्छा, मिथेनोजन में कोई नाम सुना सा लग रहा है क्या? मीथेन, ठीक है। तो सर एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा जीवाणु जो कहां पर मिलेगा? अवायवीय स्थिति में मिलेगा, अवायवीय स्थिति में मिलेगा। इसका मतलब सर जहां पे वायु नहीं है, वायु नहीं है, कुल मिला जुला के किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। एक ऐसा जगह जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर जो मिल रहे हैं उनको क्या हमने बोला है? मेथेनोजन। अब ये करते क्या है वहां पे? तो ये मेथेनोजन वहां पर मिल रहे कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थ का पाचन करते हैं और मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। कितने लोगों ने ये नाम सुना? जरा देखो तो। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस कि सर बायोगैस ना एक टंकी है, एक टैंक है, जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है। एक टैंक है, इस टैंक के अंदर सर लगा होता है मोटर, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से क्या डाल देते हैं? इसमें बहुत सारा गोबर डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। उसके बाद इस मोटर को चला दिया जाएगा पूरा बढ़िया से, सब क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे इसके अंदर अब ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा दिया तो इसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे कौन उत्पन्न हो जाएंगे? मिथेनोजन उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब जब मिथेनोजन उत्पन्न होंगे तो मिथेनोजन क्या करेंगे? देखो तो जरा कि सर कार्बनिक पदार्थ का पाचन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलेगा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब पता है किसी को? कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं हम लोग? जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तब तो आपके हिसाब से सर ये CO2 क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होगा। गलत जवाब हो जाएगा बच्चा, याद रखिएगा। एक ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब इस गोबर में क्या होगा सर? सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज सर एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। अब बताइए कि क्या यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है? 100% मिल रहा है। क्या करेगा ये मेथेनोजन? सर वहां पे मिल रहा जो कार्बनिक पदार्थ है उसका पाचन करेगा, ठीक है। पाचन करेगा तो उसके लिए भोजन बन जाएगा। और जब ये अपना भोजन करेगा, भोजन बनाएगा, उस समय क्या कर देगा सर? ये मीथेन गैस को निर्मित कर देगा। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन। वैसे ही जब मेथेनोजन अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो क्या निकलेगा? मीथेन गैस निकलेगा। इसीलिए इनको नाम दिया जाता है क्या? मेथेनोजन। ये हो गया पहला आपका आद्य जीवाणु, एक ऐसा बैक्टीरिया जो किसका निर्माण करता है? मीथेन का। ये पहला। अब सोचो ये विषम परिस्थिति तो है ना, बिना ऑक्सीजन के रह रहा है, तो विषम परिस्थिति ही है। 2 और है, जल्दी खत्म करते हैं उसको। मिटाएं? पहला मेथेनोजन याद रखिएगा। दूसरा हेलोबियल, एक बात नहीं, हेलोबियल। अब हेलोबियल कौन होते हैं? तो देखिए ऐसे जीवाणु होते हैं जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
एक ऐसा जीवाणु जो सबसे ज्यादा लवण के क्षेत्र में पाया जाए। लवण मतलब साल्ट, जैसे समुद्री पानी वगैरह जो होता है ना, उतना ज्यादा साल्ट में भी जो अगर कोई जीवाणु मिल रहा है तो वो कौन सा जीवाणु होगा? हैलोबियल। और हैलोबियल एक प्रकार का प्रकार है किसका? आद्य जीवाणु का। दो हो गए। और एक अंतिम थर्मो एसिडोफिल्स। अब थर्मो एसिडोफिल्स में जरा खोजो क्या क्या शब्द आप जानते हो। सर पहला तो थर्मो, थर्मो माने टेम्परेचर, थर्मो माने तापमान, याद है थर्मामीटर, ठीक है। तो ये थर्मो वर्ड किसके लिए होता है? तापमान के लिए होता है। एसिडो माने एसिड, अम्ल, नाम में ही बहुत कुछ जानकारी मिल जाता है, ठीक है। अब फिल्स मतलब होता है रहने वाला। क्या क्या चीज देखो कि सर एक ऐसा बैक्टीरिया जो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक अम्लीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। ये तीन प्रकार के बैक्टीरिया हैं। कौन? आपके आद्य बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु। खत्म हो गए आपके आद्य जीवाणु, तीनों को याद रख लीजिएगा। कौन कौन थे आपके? तो मेथेनोजन जो किसका निर्माण करेंगे? मीथेन का। हैलोबियल जो कहां पर मिलेंगे? बहुत ही लवणीय क्षेत्र में मिलेंगे। थर्मो एसिडोफिल्स जो बहुत अत्यधिक तापमान में और बहुत अत्यधिक लवणीय अम्लीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। तीनों में देखो सर विषम परिस्थिति दिख रही है। एक बिना ऑक्सीजन के रह रहा है, एक जो है पूरा लवणीय क्षेत्र में रह रहा है, और ये तो है तो ये तो भाई सबका बाप है। कितना भी तापमान दे दो, कितना भी इसको अम्ल में डाल दो, कुछ इसको असर नहीं होगा।